गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलो आ जाओ, सब लोग आ जाओ, ज्वाइन कर लो फटाफट। आ जाओ सब लोग ज्वाइन कर लो। आओ आओ। कहाँ रह गए, आ जाओ। गुड मॉर्निंग रुपेश। चलो रुपेश, कल कुछ क्वेश्चंस दिए थे हम करके आने के लिए, ये बताओ तुम लोग क्वेश्चंस करके आए हो कि नहीं आए हो। गुड मॉर्निंग भोला। कुछ क्वेश्चंस दिए थे तुम लोगों को, एक तो शायद वो मेंस्ट्रुअल साइकिल, सॉरी नहीं, नंबर ऑफ पोलर बॉडी काउंट करने के लिए दिया गया था। और कौन सा क्वेश्चन था, एक बताना थोड़ा। आपने बुक से किया, अच्छा अपने बुक से किया। और अच्छा, मैंने जो कल क्वेश्चन दिया था सब लोगों ने कर लिया। कितने लोग क्वेश्चंस, अरे यार ये सब क्वेश्चंस तो हो गए थे हमारे। हाँ ये भी हो गया था। हाँ बच्चों, मैंने क्वेश्चन दिया था, ये वाला भी हो गया था। हाँ ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। ये वाले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट। गुड मॉर्निंग रिचेक, गुड मॉर्निंग संदीप। ये वाले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट। सब लोग आते जाओ, प्रेजेंट होते जाओ। चलो ये भी हो गया था। चलो यहाँ से, इससे पहले आपको एक बार बता दे, और कौन सा फॉलिकल था। सब लोग का 2 मिनट का रिवीजन हो जाए, ये बताओ, सब कोई जवाब दो। चलो इससे पहले एक कौन सा फॉलिकल था, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। क्या नाम था उसका, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। देखो ये क्योंकि आज भी आना है क्लास में, इसीलिए मैं इसको फिर से बता रहा हूँ। आप लोग सब लोग जवाब देंगे। चलो इसका कैरेक्टर क्या था, ठीक है। ऊसाइट, इसकी ऊसाइट की प्लॉइडी बताओ, एन या 2n। इसकी भी 2n या n, 2n या n। सब लोग कमेंट में जवाब दे, इसकी 2n या n। और सबका स्पेशल कैरेक्टर इसमें क्या था, मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ एक बार। सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा। ग्रेनुलोसा की कैसी लेयर थी, सिंगल लेयर थी। ये वाला आप लोग जवाब देंगे, n था या 2n था। सब लोग जवाब दे, ठीक। और इसमें कैसी थी, ग्रेनुलोसा की मल्टी लेयर ग्रेनुलोसा, मल्टी लेयर। कैसी लेयर थी इसकी, मल्टी लेयर, यानी एक से ज़्यादा लेयर देखने को मिले थे। अब तक जवाब नहीं आया लोगों का, n या 2n, इन सब में जवाब दो, ठीक। उसके बाद क्या देखने को मिला था, यहाँ पे थीका देखने को मिला था। प्राइमरी के बाद हम आए थे टर्सरी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था, प्रेजेंस ऑफ एंट्रम। एंट्रम क्या थी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी थी। और क्या हुआ था इसमें, थीका क्या हो गई थी, डिवाइड हो गई थी 2 पार्ट में। नंबर 1 थीका इंटरना एंड देन थीका एक्सटर्ना। एंड ये इस ग्राफियन फॉलिकल का मेन नाम क्या था, मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल, इसी को बोलते थे। इसमें क्या हो रहा था, साइज बड़ी हो जा रही थी। किसकी साइज बड़ी हो जा रही थी, एंट्रम की साइज बड़ी हो गई थी, ठीक है। हाँ बच्चों, अभी तक तुम लोगों ने n 2n का जवाब नहीं दिया यार। इसमें क्या होता है, n या 2n, n या 2n।
2n, इसमें कैसी होती है n या 2n? 2n। चलो अब यहां पे बताओ n या 2n? 2n, 2n, n एंड n। गुड। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पे क्या हो गया था, मियोसिस स्टार्ट हो गया था। क्या हो गया था? मियोसिस स्टार्ट हो गया था। ठीक है बच्चों, ग्राफियन फॉलिकल के बाद में कन्वर्ट क्या हो जा रहा था, मैच्योर फॉलिकल फट के क्या चीज में कन्वर्ट हो जा रहा था, इसमें से सेकेंडरी oocyte बाहर आ जा रहे हैं, जिसको अब हम क्या नाम दे रहे थे, एग या ओवम। ठीक है, तो इसी को अब हम लोग इस कंटिन्यू करते हुए आगे की तरफ पढ़ाई करेंगे। चलो नेक्स्ट था क्या, कॉर्पस, ये भी हो गया था, ये वाला सवाल भी हो गया। ये वाला क्वेश्चन करवाया था ना बच्चों मैंने? हाँ करवाया था। हाउ मैनी पोलर बॉडी, ये भी हो गया था। चलो ये वाला क्वेश्चन ही था जिसको मैंने होमवर्क के लिए छोड़ के रखा हुआ था। चलो सब लोग इसका जवाब देंगे मुझे फटाफट। घर से करके आए हुए थे, मैंने होमवर्क दिया था, सब लोग ईमानदारी से करके आए हो ना घर से इस क्वेश्चंस को? बोला करके आए हो आंसर इसका? ऋचिक बताओ इसका आंसर बताओ। देखो एक फीमेल है, कितने एज की है, 24 ईयर्स की है, जिसने प्यूबर्टी कब हिट किया था, 14 ईयर्स के, जिसके पास कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, नॉर्मल डिलीवरी से 2 बच्चे आए हैं। तो इसमें बताना हाउ मैनी पोलर बॉडीज आर फॉर्म्ड इन हर बॉडी अप टू डेट, यानी आज तक के डेट में कितनी पोलर बॉडी बनी थी। सब लोगों को होमवर्क दिया गया था ना, सब लोग क्यों नहीं करके आए हैं? बहुत ढिलाई कर रहे हो बेटा तुम लोग घर पे जा करके, है ना? और तुम लोग क्लास में एकदम प्रेजेंट नहीं हो रहे हो, है ना? देख लो मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, बार बार आप लोग को हिंट्स दिया जा रहा, भाई क्लास में कंटिन्यू रहना है, कंटिन्यू रहना है। होमवर्क भी नहीं कर रहे हैं लोग। सेंटर पे जाएंगे फिर वापस से सब चिल्लाएंगे कि सर फिर से पढ़ाइए, फिर से पढ़ाइए। और उस टाइम पे तो मैं बता रहा हूँ बहुत वेटेज है क्वेश्चन इन चैप्टर्स का, रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल दोनों का। और जब क्वेश्चन नहीं होगा तो फिर चिल्लाना बैठ के, 6 महीने टाइम मिलेंगे नहीं, फिर बैठ के 1 साल और रिपीट करना कहीं पे बैठ के, फिर दूसरे किसी का लेक्चर देखना जा करके ऑनलाइन में 4 घंटे फिर से। देखो यहाँ पे 24 साल की थी, 14 साल में उसने प्यूबर्टी एज गेन किया, तो कितने उसके पास बच गए, फर्टिलाइज ईयर उसके कितने हो गए, 10 ईयर्स, 10 साल। 10 साल यानी कि 120 महीने, कैसे 12 गुना 10, 120 महीने बच गए। 120 महीने में उनकी 2 बच्चे थे, 2 बच्चे यानी कि 2 चाइल्ड। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि 9 महीने की 2 प्रेगनेंसी प्लस 6 महीने का 2 लैक्टेशन, यानी 18 और 12 30 मंथ इनके ख़त्म हो गए, किसमें, इन दोनों बच्चों में। यानी 120 में से अब कितने बच गए, 90, सॉरी 120 में से कितने बच गए, 90। और चूंकि 2 महीने की, सॉरी इनके 2 बच्चे थे, तो 2 बच्चे होने के वजह से इनके क्या थे कि 2 बार 2 पोलर बॉडी बनी थी। 90 बार नॉर्मल पोलर बॉडी, 90 टाइम्स कितने, कैसी पोलर बॉडी, 90 टाइम्स सिंगल पोलर बॉडी बनी थी। और +2 में जो कि 1+1 एक्स्ट्रा पोलर बॉडी बन के आई थी ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, एक्स्ट्रा पोलर बॉडी।
तो ये ओवरऑल कितने हो गए 90 + 2 यानी कि 92 पोलर बॉडी। तो आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड नंबर। किसी को कोई डाउट? और कुछ लोग जो घर पे जा करके पूरा अय्यासी कर रहे हैं ना, मैं बात करता हूँ उनसे सेंटर पे जा करके। क्लास करना है नहीं इनको, पता नहीं कहाँ रहते हैं, फिर वहाँ पे बाद में 6 महीने बाद में रोएंगे बैठ करके, सर नहीं हो रहा है हमसे, नहीं हो रहा है हमसे, क्या करूँ अब मैं। गर्मी छुट्टी के बाद वैसे भी पता है कि सबको 6 महीने से ज़्यादा टाइम मिलना है नहीं। बोर्ड का प्रेशर रहेगा, बोर्ड के लिए करोगे कि नीट के लिए फिर करोगे, दोनों हैंडल होगा नहीं, फिर बैठ के रोएंगे बैठ के, सर नहीं हो रहा है मेरे से, नहीं हो रहा है मेरे से। क्लास करना है नहीं इनको, पता नहीं कहाँ रहते हैं। किसी को कोई डाउट? चलो ये वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन बचा था क्या? नीट 2021 में ये वाला सवाल आया, चलो एक बार करके अटेम्प्ट करके बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट्स द हार्मोन रिलैक्सिन? कौन सा हार्मोन? रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। अभी नहीं पढ़ा है फिर भी अभी आप जवाब दे पाएंगे। सब लोग जवाब दें इसका। लेट प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा ऐसा बॉडी है या स्ट्रक्चर है जो कि रिलैक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन करता है? देखो यूट्रस नहीं सिक्रीट करता है, फीटस भी नहीं सिक्रीट करता है। अब इन दोनों में बच गया ग्राफियन फॉलिकल या कॉर्पस ल्यूटियम। तो इसमें से कौन सिक्रीट करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम। ये वाला सवाल हम लोग बाद में करेंगे, ये अभी नहीं हो पाएगा। चलो आज आप लोग हेडिंग डालिए अपना, हम लोग का नया इसके बाद से जो टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल। आज हमारे टाइपिस्ट एब्सेंट थे कल से ही, तो जिसकी वजह से पीपीटी नहीं बन पाई थी, ठीक है। तो आप लोग इसी से करने का कोशिश करेंगे, हैंडराइटिंग को अच्छे से समझेंगे, कोशिश कीजिए, ठीक है। देखो मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या होता है, क्या सबसे पहले ये जान ले कि क्या फीमेल में ही सिर्फ मेंस्ट्रुएशन होता है या मेल में भी मेंस्ट्रुएशन होता है। तो पहले आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ किस में मेंस्ट्रुएशन होता है? ओनली इन फीमेल। मेल में कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। फीमेल में भी किसके? फीमेल्स में देखो ऑर्डर जो भी प्राइमेट्स हैं, ठीक है, उनमें सब में होता है। मैमल्स के जो ऑर्डर प्राइमेट्स हैं उनमें क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल देखने को मिलता है, ठीक है। सीन इन प्राइमेट्स, मैमल्स की कौन सी ऑर्डर में? प्राइमेट्स में देखने को मिलता है ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल को साइकिल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनका जो वेरिएशन होता है फिक्स है, एक के बाद एक होगा, दूसरा होगा, फिर एक स्टार्ट होगा, ये इसमें कोई गैप नहीं होता है इनके साइकिल में, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? साइकिल में होता है। जनरली कितने दिनों का होता है? 28 दिनों का होता है। कितने दिनों का ये साइकिल होता है? जनरली 28 दिनों का। बट मे वेराइज
लेकिन ये कब से कब तक वेरी कर सकता है, अप टू 22 से लेकर के 35 डेज तक का भी हो सकता है। कितने से कितने डेज तक का हो सकता है? कुछ लोग तो आएंगे, अटेंडेंस बनाएंगे, जाएंगे। देखो कुछ लोगों में ये कितने दिनों का हो सकता है, कुछ फीमेल में 22 से लेकर के 35 डेज तक का हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में कितने दिनों का होता है, 28 डे का एक रेगुलर साइकिल होता है, जिसको कि क्या बोला जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसी को हम स्टडी करेंगे कि एक जनरल केस को लेते हुए हम लोग स्टडी करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन में क्या हो रहा होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। देखो हमको ये बात पता, सब लोग कमेंट में जवाब करेंगे कि एक ओवरी यानी कि एक ड्यूरिंग प्यूबर्टी नंबर ऑफ एग्स कितने प्रेजेंट होते हैं इन ईच ओवरी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ईच या फिर ऐसे कह लो सिंगल एग इज रिलीज्ड, सिंगल एग इज रिलीज्ड फ्रॉम अल्टरनेट ओवरी ड्यूरिंग ईच मंथ। इस लाइन का मतलब समझाओ क्या है। ड्यूरिंग ईच मंथ, हर महीने में अल्टरनेट। देखो प्यूबर्टी के टाइम पे कितने एग होते हैं फीमेल्स में, प्यूबर्टी के टाइम पे तकरीबन 60,000 टू 80,000 एग्स प्रेजेंट होते हैं इन ईच ओवरी, इन ईच ओवरी। ईच ओवरी में 60,000 से लेकर के 80। देखो मेंस्ट्रुएशन का साइकिल कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार सेम होगा, ये डिपेंड करता है कुछ हार्मोनल चेंजेस के वजह से, आपके बॉडी में स्ट्रेस के वजह से, कंडीशन कुछ भी वेरीज कर सकता है। लेकिन हाँ ये है कि एक बात तो तय है कि हर महीने आना है, सिवाय प्रेगनेंसी के या किसी भी रीजन से। चल एक महीने अगर डिले भी हो गया तो किसी भी रीजन से, मेडिकल रीजन से दूसरे महीने में आना ही आना। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं है तो हर महीने मेंस्ट्रुएशन आना एक बात तो तय है। ये भी तय है कि महीने में एक ही बार आएगा, क्योंकि ये मिनिमम कितने दिन में आ सकता है 22 डेज में, मिनिमम 22 डेज, तो महीने में एक बार ही आएगा। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने में हम लोग को मदद करेगा। महीने में कितनी बार आना है, एक बार, इससे ज़्यादा तो किसी भी सूरत पे नहीं आएगा। और ये लाइन को थोड़ा सा गौर से आप लोग समझे, हमको इस लाइन का मतलब समझाओ कि कितने लोग समझ गए। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ईच या सिंगल एग इज रिलीज्ड फ्रॉम अल्टरनेट ओवरी ड्यूरिंग ईच मंथ ऑफ साइकिल। इसका मतलब क्या हुआ, कौन समझाएगा इसका मतलब? चलो मैं समझाता हूँ। देखो फीमेल के पास में कितनी ओवरी होती है, एक पेयर ओवरी होती है, मतलब एक जोड़ा ओवरी होता है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी तकरीबन 60,000 से 80,000 एग्स उनके ओवरी रहती है उनके पास में, 60,000 से 80,000 एग्स होते हैं ईच ओवरी में। क्लियर? अब उसमें से भी देखो एक महीने में प्रेगनेंसी को छोड़ करके एक महीने में वो एक एग रिलीज करती है। इस लाइन को समझो, फ्रॉम अल्टरनेट ओवरी। सपोज अगर ड्यूरिंग दिस मंथ, यानी कि आप बात करें मई महीने की बात करें, मई में अगर किसी फीमेल के राइट ओवरी से अगर ओवम रिलीज हुआ है तो इन द नेक्स्ट मंथ जून में आप ये कहेंगे कि उसके लेफ्ट ओवरी से एक एग रिलीज होगा। ऐसा नहीं है दोनों ओवरी से एक साथ एक एग रिलीज होगा, ये दिमाग में रखना। ये कहीं पे भी लिखा नहीं होता, सोचा, ये सब कॉमन सेंस वाली बात है, ये सब ऐसे जनरल नॉलेज वाली बात है। इनफैक्ट फीमेल्स को भी ये बात नहीं पता होता, फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है। एक फीमेल को भी ये बात नहीं पता होता है कि अगर इस महीने में मेरे राइट ओवरी से एग रिलीज हुआ है तो अगले महीने मेरे लेफ्ट ओवरी से एग रिलीज होगा। ये बात खुद फीमेल को भी नहीं पता होता है। क्लियर? अभी मैं इस पे न्यूमेरिकल करवाऊंगा, तो इस लाइन को समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलो मैं मिटा दूं इसको, थम्स अप करें कम से कम, आप लोग पता तो चले कि आप
कितना एक्टिव है नहीं है, ये इंपॉर्टेंट। देखो ये हम नहीं भी बताते, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो, इतने दिन से आप लोग वेट किए थे इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, तो आपको एटलीस्ट ऐसी नॉलेज हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कि आपको दोबारा कभी जो आपके ज़रूरत की चीज़ है वो आपको कहीं और से जा करके नॉलेज ना लेना पड़े, या फिर आपको ऐसी आवश्यकता ना पड़े कि आप कहीं और से जा करके उसकी कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करें, गेन करें, या फिर कहीं से गलत नॉलेज आपके पास में आए। ठीक है, चलिए चलो देखो, अब मैंने ये तक बता दिया कि ये, अब सोचो, अब आप लोग तब तक दिमाग लगाओ, आपको अभी कुछ कैलकुलेट करने के लिए मैं होमवर्क नहीं, क्लास में ही कराएंगे। चलो मैं ये कह रहा हूँ कि एक फीमेल को पहली बार मेंस्ट्रुएशन कब आता है, ये लिखेंगे। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को क्या बोला जाता है? फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को क्या बोला जाता है? एक स्पेशल वर्ड है मेनार्की, याद रखिएगा, मेनार्की इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है मेनार्की। ये आता है तकरीबन 11 to 13 ईयर्स, 11 से 13 साल की फीमेल में मेनार्की आता है, यानी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। किसी एक फीमेल में पहली बार जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल पहली बार आता है, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहा जाता है? मेनार्की बोला जाता है, मेनार्की। ओके, देखो लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, दूसरा क्या हो गया? लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, एक फीमेल के जिंदगी का अंतिम साइकिल, उसको क्या बोला जाता है? मीनोपॉज, MENO, मीनोपॉज, PAUSE, क्या बोलते हैं? मीनोपॉज। ये कब आता है? तकरीबन 45 to 50 के एज में आता है, या फिर 40 से 50 लिख लो, 40 से 50 ईयर्स ऑफ एज। कितने साल में आया? 40 से 50 साल के एज में आता है। चलो, अब कुछ लोग, मैं सवाल कर रहा हूं, सवाल का जवाब देंगे, सब लोग जवाब देंगे सवाल का। ठीक है, सवाल मेरा ये है कि इनका जो फर्टिलाइजेशन पीरियड है, फर्टिलाइजेशन पीरियड एक फीमेल का, उसको कितने से कितने ड्यूरेशन में कहा जाएगा? कितने साल का उनका फर्टिलाइजेशन पीरियड होता है? कितने साल का उसका फर्टिलाइजेशन पीरियड होता है? हम मानते हैं मिनिमम कितना? 11 साल में स्टार्ट हो गया, तो कैलकुलेशन को और आसान बनाने के लिए हम क्या मान लेंगे? 10 ईयर्स में स्टार्ट हो गया था, जब फीमेल 10 ईयर्स की थी तब स्टार्ट हो गया। और मैक्सिमम कब तक जा सकता है? 50 के एज तक मैक्सिमम जा सकता है। 10 ईयर्स से लेकर के 50 ईयर्स के बीच में इसका फर्टिलाइजेशन पीरियड है। कोई दिक्कत? 10 से लेकर के 50 साल के बीच में इसका क्या है? फर्टिलाइजेशन पीरियड। अब मुझे आप ये कैलकुलेट करके बताइए, आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए कि एक फीमेल अपने ज़िंदगी में ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, सब लोग सवाल का अभी जवाब तुरंत कमेंट में करेंगे, एक फीमेल अपनी ज़िंदगी में कि ड्यूरिंग इट्स फर्टिलाइजेशन ईयर नंबर ऑफ एग्स कितने रिलीज कर पाती है? आपको स्टैंडर्ड ये मान के चलना है, उसने कोई भी बीच में बच्चे पैदा नहीं किए हैं। वो जो बच्चे वाला होगा तो फिर मैं सवाल में दूंगा, जब तक नहीं बोला गया है तो आप उसको काउंट कीजिएगा नॉर्मल केस में। चलिए, यानी कि इसका फर्टिलाइजेशन ईयर कितना हो गया? 40 साल का इनका फर्टिलाइजेशन ईयर हो गया मैक्सिमम, इससे ज़्यादा किसी का हो नहीं सकता। मतलब होता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द केसेस में 40 ईयर्स क्या है इनका, एक फीमेल का फर्टिलाइजेशन ईयर है। अब आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एग रिलीज्ड बाय अ फीमेल ड्यूरिंग इट्स एंटायर लाइफ और ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन पीरियड। चलो सब लोग सवाल कीजिए, मैं क्वेश्चंस को लिख दे रहा हूं बोर्ड पे। ये सब लोग लिख लिया है? 480। और बाकी लोग जवाब दे।
बाकी लोग भी जवाब दीजिए। क्वेश्चन मैं एक बार फिर से यहाँ पे बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट नंबर ऑफ एग या ओवम रिलीज्ड बाय अ फीमेल ड्यूरिंग इट्स एंटायर लाइफ। ब्रैकेट में लिखना नो चाइल्ड। 480 वेराइटीज ऑफ आंसर आर कमिंग। देखो इस चीज को मेंशन किया है मैंने पर्सनली भी, ध्यान में रखेंगे कि नो चाइल्ड, कोई भी बच्चे वाला केस आपको कंक्लूड नहीं करना है। चलो आओ इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। देखो एक फीमेल का फर्टिलाइजेशन ईयर कितने साल का हुआ? फर्टिलाइजेशन ईयर कितने साल का हुआ? 40 साल का। 40 साल को हम मंथ में कैलकुलेट करें तो 40 इंटू 12 यानी कि 480। कितने हो गए? 480। या हर मंथ अगर एक एग रिलीज कर रही है तो हर महीने एक एग। शुभम 448 कैसे आया? हर महीने एक एग रिलीज कर रही है फीमेल, तो 40 साल यानी कि 480 मंथ में कितना एग रिलीज करेगी? 480 एग्स रिलीज करेगी। यानी एक फीमेल के पास में 60,000 से 80,000 एग्स होने के बावजूद वो पूरे एंटायर लाइफ में कितना रिलीज कर पाती है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के लिए? तो 480 रिलीज कर पाती है। नहीं शुभम, वो ऐसे नहीं 2 डेज रिड्यूस नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों ने डाटा को ही तो आसान बनाने के लिए यहाँ 11 को 10 माना है। 11 को 10 मान के सवाल किए हैं, तो और उसको कॉम्प्लेक्स नहीं कर सकते। तो आप मान के चलेंगे 30 दिन का महीना आप मान के चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए नेक्स्ट। इसमें कोई डाउट किसी को समझने में? चलिए अब देखो, मेंस्ट्रुएशन का जो हेडिंग था ये समझ में आ गया। मेंस्ट्रुएशन किसको कहते हैं ये समझ में आ गया। हर महीने आता है मेंस्ट्रुएशन, ये बात समझ में आ गया। प्रेजेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ साइन या इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी, ये कहा जा सकता है। देखो यानी कि अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं है तो आप इसको ऐसे लाइन लिख लीजिए, प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मोर देन 1 मंथ। देखो 1 मंथ मैंने लिखा, इस चीज में भी है कुछ। मोर देन 1 मंथ इज कॉल्ड, is a reliable sign of pregnancy, reliable sign of किसकी? प्रेगनेंसी। देखो अब मुझे ये समझाओ कोई कि इसका मतलब क्या हुआ जब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मोर देन 1 मंथ, मतलब अगर 1 महीने अगर किसी फीमेल का पीरियड नहीं आया तो क्या वो आप कह सकते हैं
कि वो प्रेग्नेंट हो गए, नहीं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आज के जनरेशन में, क्योंकि इतनी स्ट्रेस भरी माहौल हो गई है, तो आज के टाइम पे 1 महीने के गैप को आप नहीं मान के चलेंगे कि शी इज़ प्रेग्नेंट। एक मोर देन 1 मंथ का गैप होना चाहिए, तभी आप उसको कंक्लूड कर पाएंगे कि आइदर शी इज़ प्रेग्नेंट और नॉट। ओके, तो मिनिमम एक महीने में आप नहीं जज करेंगे कि शी इज़ प्रेग्नेंट और नॉट। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मोर देन 1 मंथ। 1 महीने से ज़्यादा तक अगर उसका प्रेग्नेंट नहीं आया मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो आप उसको प्रेग्नेंट कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि आजकल के टाइम पे स्ट्रेस इतना है, या फिर ब्लड की कमी के वजह से कोई भी रीजन हो सकता है जिसके वजह से वो क्या हो सकता है, 1 महीने के लिए उनका प्रेगनेंसी डिले हो सकता है, तो नॉट अ बिग डील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का मान के चले। अब हम लोग जो भी पढ़ेंगे 28 दिन का मान के चलेंगे। डिवाइडेड इनटू 4 फेज। कितने फेज में डिवाइडेड है ये? 4 फेज में डिवाइडेड है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को 4 फेज में डिवाइडेड किया जाता है। 28 दिन है, तो इन 28 दिन को हम लोग 4 फेज में डिवाइड करते हुए पढ़ते हैं। सबसे पहला फेज या पहला डे बोल ले तो इसको बोलते हैं मेंसेस, सॉरी, पहले वाले को क्या बुलाता है? ब्लीडिंग पीरियड। कौन सा पीरियड? ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज कितना से कितना? फर्स्ट से लेकर के 5th डे तक को क्या बोला जाता है? ब्लीडिंग पीरियड। कितने से कितने दिनों तक के लिए? मंथली। जिस दिन एक फीमेल का ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, जिस भी दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, उस दिन को उसके पीरियड का फर्स्ट डे काउंट किया जाता है। कितने फीमेल्स को जो थोड़ी सी बायोलॉजी से अनवेयर होती है, तो उनको ये भी नहीं पता होता है कि कौन सा उनका फर्स्ट डे है या सेकेंड डे है या कौन सा डे है। तो काउंट करने के लिए पता होना चाहिए, जिस दिन पहला ब्लीडिंग होता है, फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग को क्या कंसिडर किया जाता है? फर्स्ट डे ऑफ साइकिल। फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग इज इक्वल टू फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी 1 से लेके फर्स्ट डे ऑफ साइकिल से लेके 5th डे तक क्या चलेगा? मैक्सिमम चल सकता है। किसी का 3 दिन होता है, किसी का 4 दिन होता है, किसी का 2 दिन होता है, तो ये सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन मिनिमम 1, मैक्सिमम कितना हो सकता है? 5। चलिए दूसरा पे क्या होता है? इसके बाद ब्रीडिंग के बाद क्या होता है? प्रोलिफरेटिव फेज। देखो नाम बता रहा है इसका, प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है कि फलना फूलना, एग्स का बड़ा होना, डेवलप होना, इसी को क्या बोला जाता है? प्रोलिफरेशन। यानी कि बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना, उनके साइज में, नंबर में, क्वांटिटी में, हर चीज़ में उनकी बढ़ोतरी होना, उनका विकास होना, डेवलपमेंट होना, इसी को क्या बोला जाता है? प्रोलिफरेटिव फेज। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से दिन से लेकर के कौन से दिन तक होता है? 6th डे से लेकर के 13th डे ऑफ साइकिल। 6वें दिन से लेकर के कितने दिन तक? 13वें दिन तक। 6th डे से लेकर के 13th डे तक। ठीक है। तीसरा फेज आता है ओव्यूलेशन फेज। कौन सा फेज? ओव्यूलेशन फेज। ये होता है 14th डे पे। कौन से दिन पे? 14th डे। एक ही दिन का होता है ये, 14th डे पे होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 14th डे पे, 14वें दिन पे क्या होगा? ओव्यूलेशन होता है। देखो ये सब डाटा हम लोग कब कैलकुलेट कर रहे हैं? मैं फिर से बोल रहा हूँ, अब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये जो डाटा लिखाया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, वो किसको ध्यान में रखते हुए, कितने दिन को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है? कि एक फीमेल है जिसकी पीरियड की साइकिल कितने दिनों की है? 28 डेज की साइकिल है। एंड 4th वन इज पोस्ट प्रो, अरे यार देखो इसको बोला जाता है पोस्ट ओव्यूलेटरी, या इसी का दूसरा नाम होता है ल्यूटियल फेज, या इसी का और नाम होता है सिक्रीटरी फेज। ये फिक्स होता है, ये फिक्स्ड होता है। कितने दिन पे कफ होता है? फिक्स्ड
14 डे का होता है ये, 14th डे और 14 डे में डिफरेंस है, इस चीज को समझिएगा। यहां पे स्टार मार्क कीजिएगा, स्टार मार्क कीजिएगा। ये फिक्स है, कितने दिनों के लिए होगा, 14 डे के लिए, तो ये फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं होना, चाहे ओव्यूलेशन भले 2 दिन का हो जाए। सर मेंस्ट्रुएशन से हेल्थ पे कोई फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बताएंगे। मेंस्ट्रुअल हेल्थ, मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसके बाद पहले ये पढ़ लेते हैं। देखो पहला फेज है कौन सा, ब्लीडिंग फेज, वेरी करता है, 1 दिन से लेकर के 5 दिन तक हो सकता है, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि 1 ही दिन का होगा, 2 ही दिन का होगा या 5 ही दिन का होगा, फिक्स नहीं है, ये वेरी करेगा, ठीक है। दूसरा जो है प्रोलिफरेटिव फेज, कौन सा फेज है, प्रोलिफरेटिव, इसमें क्या होता है, ग्रोथ हो रहा होता है एग्स का, ये भी क्या है, वेरिएबल है, 6वें दिन से लेकर के 13वें दिन तक ऐसा होता है, ये भी कोई फिक्स नहीं होता है, इसके नंबर में भी चेंजेस हो सकते हैं। ओव्यूलेशन का भी डे 14वां ना होकर के कुछ और हो सकता है। इस पूरे चारों फेज में कुछ अगर फिक्स है तो क्या फिक्स है, ल्यूटियल फेज फिक्स है, वो कितने दिनों का होगा, 14 दिन का होगा। इस चीज को सुनो, फिर से मैं बोल रहा हूं कि ड्यूरिंग एंटायर मेंस्ट्रुअल साइकिल कुछ भी फिक्स नहीं है, नंबर ऑफ डेज, किसी का भी नंबर ऑफ डेज फिक्स नहीं है। अगर कुछ फिक्स है तो वो क्या है, 1 सेकेंड लिखो आप लोग, अगर कुछ फिक्स है तो वो क्या है, सब लोग जवाब दे, ल्यूटियल फेज का दिन फिक्स है, वो 14 दिन का होगा ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लिख लिए सब लोग, लिख लिए बच्चों, कोई डाउट, कोई डाउट बच्चों? देखो ये मैं जो लिखवा रहा हूं इस पे मैं गौर कर रहा हूं, क्योंकि देखो अभी अगर आपको कोई भी सवाल आना है, अगर जो भी सवाल अब आएगा तो यही सवाल इसी से आपको बना पाएंगे, आसानी से बना पाएंगे, कोई डाउट नहीं होगा। इसको अगर आप पकड़ के रखेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ भी कौन से दिन पे होगा ये फिक्स नहीं है, कितने दिन का होगा ये फिक्स नहीं है, कुछ भी अगर है जो फिक्स है तो वो क्या है, ल्यूटियल फेज का ड्यूरेशन, कितने दिनों का फिक्स है, वो 14 दिन का ड्यूरेशन, वो बस फिक्स है, ठीक है। रब कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे एक एक फेज को। नंबर 1 हेडिंग डालिए, नंबर 1 हेडिंग डालिए ब्लीडिंग फेज, BLEEDING, ब्लीडिंग फेज, ब्लीडिंग फेज, ब्लीडिंग फेज। नहीं देखो रुपेश, अभी मैं इस पे न्यूमेरिकल कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा जिसको भी जो डाउट है। ये कोई डेट फिक्स नहीं होता कि 15वें दिन से लेकर के 28वें दिन तक होगा या फिर 17वें दिन से होगा, 14वें दिन से होगा, कोई ये फिक्स नहीं है। बस ये फिक्स है कि वो 14 दिन का होगा, चाहे आप, वो कहता है ना कि आप, मेरा वर्किंग आवर सपोज 6 घंटे का, सपोज, तो मेरा तो ये फिक्स है कि 6 घंटे का मेरा वर्किंग आवर है। अब चाहे तो आप मेरे से 8 से 2 काम करवा ले, 2 से 8 काम करवा ले, 10 से 4 काम करवा ले, लेकिन मैं काम कितने घंटे करूंगा, सिर्फ 6 घंटे, उससे ज़्यादा तो मैं काम नहीं करूंगा। तो वैसे ही है ये, इनका भी ड्यूरेशन एक ही चीज़ फिक्स है कि 14 दिन का होगा, ये बात फिक्स है। कब से कब 14 दिन, कब से कहाँ तक 14 दिन, ये फिक्स नहीं है, लेकिन ये फिक्स है कि अगर एक बार स्टार्ट हो गया तो 14 दिन तक टोटल यही होगा। इस पर न्यूमेरिकल 1-2 कराएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए हेडिंग डाल दिया ब्लीडिंग फेज, नंबर 1 में लिखिएगा
फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग फेज, फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग फेज इज कंसिडर्ड एज, फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग फेज इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी कि कैलकुलेशन जब भी करनी है कितने दिनों का है मंथ, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहला दिन ऑफ ब्लीडिंग इज इक्वल टू फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। हैंडराइटिंग समझने में कोई दिक्कत किसी को? देखो अब ये जो ब्लड फ्लो होता है, यानी ब्लड जो सिक्रीट होता है, ब्लड रिलीज्ड आउट, blood released out during each cycle is known as menses। each cycle को क्या कहते हैं, menses, MENSES, menses flow। हर एक साइकिल का बात कर रहा हूं मैं, एक दिन का नहीं। अगर किसी का 5 दिन का पीरियड का साइकिल है तो वो 5 दिन के पूरे फ्लो को मेंसेस फ्लो करेंगे, ना कि एक दिन के फ्लो के। और मेंसेस फ्लो का अमाउंट में वेरी फ्रॉम 40 मिलीलीटर टू 80 मिलीलीटर नॉर्मली। यानी कि एक फीमेल पर महीने में कितना ब्लड एज मेंस्ट्रुअल फ्लो रिलीज आउट कर देती है थ्रू वजाइना, 40 से 80 ml ब्लड उनका लॉस हो जाता है उनके बॉडी से पर मंथ। कोई दिक्कत? मेंसेस फ्लो ये 40 से 80 ml कब निकल रहा है, पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। कब निकल रहा है, पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। है बच्चों कोई दिक्कत? ये ध्यान रखिएगा, अवेयरनेस जरूरी है मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर के। फीमेल्स भी अपने इस चीज़ की स्टडी करें, क्योंकि थोड़े से कतराते हैं फीमेल्स भी बात करने में। तो बेझिझक मैं कोशिश ऐसा कर रहा हूँ कि आपको पूरी की पूरी नॉलेज दी जाए, क्वेश्चंस तो बिल्कुल गलत ना हो आपके लेवल पे, है ना। चलिए, 40 से 80 ml ब्लड लॉस होता है ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जिन फीमेल्स के बॉडी में अनीमिया होती है, ब्लड की कमी है, तो उनमें ये कम हो जाता है। कुछ फीमेल्स में ड्यूरिंग सच चेंजेस, जैसे कि हाँ पर मंथ कुछ चेंजेस ऐसे हो गए हैं जिनके वजह से कुछ उनको ऐसा हो गया, या फिर उनने कोई ऐसा पिल्स ले लिया है जिनके वजह से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग और छोटी हो जाती है, तो जिसके वजह से क्या होता है, ये 80 ml से भी ज़्यादा बड़ी हो सकती है। जैसे सपोज किसी ने प्रेगनेंसी पिल खा लिया तो ये 80 ml बढ़ करके 200 ml तक भी हो सकता है। क्लियर? तो अब ये समझ में आएगा कि अगर ये ब्लड फ्लो कर रहा है तो हमने इनको मेंसेस फ्लो क्यों बोला, ब्लड फ्लो क्यों नहीं बोला। कोई बताएगा कि मेंसेस फ्लो क्यों बोले, हम इसको डायरेक्ट ब्लड फ्लो क्यों नहीं बोल दिए? कमेंट्स में जवाब करें कि इनको डायरेक्ट हमने मेंसेस फ्लो बोला है, ब्लड फ्लो क्यों नहीं बोल दिया। क्योंकि इसमें क्या होता है, ब्लड के साथ साथ में क्या होती है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है ब्लड के साथ में? यूटेरस की 3 लेयर प्रेजेंट थी, याद करो आप लोग को, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, याद है ना। यूटेरस में 3 लेयर प्रेजेंट थी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। और मैंने उस टाइम पे भी बताया था, यही एंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्या हो जाती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, यही टूट के रिलीज हो जाती है। तो यानी ब्लड तो है ही, ब्लड के साथ में क्या आ रहा है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग आ रही है, इसीलिए हमने इनको क्या बोला है, मेंसेस फ्लो। ब्लड ना बोल करके क्या बोला है, मेंसेस फ्लो। लिख लिए सब लोग? लिख लिए? हाँ बच्चों, रब करूं? हो गया?
देखो चल, मैं इसको रब कर रहा हूं। ब्लीडिंग फेज के दौरान क्या हो रहा होता है, अभी डायग्राम बनाएंगे, दो डायग्राम है एक्चुअली, वो नहीं आए थे इस वजह से अब तक नहीं बन पाया था, वरना फिर करते हैं डायग्राम बनाएंगे। देखो इस दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग दिस पीरियड जो आपको अब याद रखनी है, ड्यूरिंग दिस पीरियड LH एंड FSH का अमाउंट कैसा होता है, लो होता है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल कैसा होता है, लो होता है। इसी से ये सवाल आता है कि आप ऐसा क्या करें, सपोज आपने एक चलो रेसेंट एग्जांपल देते हैं, एक फीमेल है जिसका कि उसको पता है कि संभावित डे ऑफ साइकिल था, सपोज 7 मई को जिस दिन उसका नीट होना था, उसी दिन उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेट था। उसको पता है क्योंकि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल एक फ़ीमेल को कितनी तकलीफ़ होती है, उनको कुछ एक्स्ट्रा करके पैड्स वगैरह रखने होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा टाइमिंग चाहिए होती है उस टाइम पे, लेकिन वो पता है कि नीट के दौरान पे वो ऐसा टाइम अपना लॉस करना अफोर्ड नहीं कर सकती है क्योंकि दर्द भी काफ़ी होता है। तो वो क्या करेंगी, वो क्या कर सकती है, देखो ये क्या है ना कि अब यही एक सवाल आता है कि मान लो कि सपोज एक फीमेल थी जिसका कि संभावित पीरियड्स का ड्यूरेशन फर्स्ट ब्लड फ्लो का कब होना था, यानी 7 मई को होना था, उसको पता है वो अपना टाइम लॉस नहीं कर सकती है। तो फीमेल ऐसा क्या करे कि उसका जो डेट ऑफ या ड्यूरेशन ऑफ पीरियड्स है वो आगे टल जाए, यानी कि एटलीस्ट 7 के बाद चला जाए। आप लोग जवाब दीजिएगा, यहीं पे जवाब छुपा हुआ है, आप लोग कमेंट्स में जवाब कीजिए कि फीमेल ऐसा क्या कर सकती है कि उसका डे ऑफ पीरियड्स का जो ड्यूरेशन है वो 7 से बढ़ के 8, 9, 10 तक चला जाए। कमेंट्स में जवाब दें आप लोग डॉक्टर बनने वाले हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, या फिर नहीं पता है तो अब से पता होना चाहिए। कमेंट्स में सब लोग जवाब देंगे, सब लोग जवाब देंगे। प्रोस्टेट जवाब आ गया सब लोगों का? लो और FSH कर दिया जाएगा। अरे क्या जवाब, शुभम तुम जवाब दो, संदीप, विनय, ऋचिक तुम जवाब दो। देखो मैंने क्या लिखा है, चलो मैं जवाब दे रहा हूं, सुनो आप लोग, कि ये मेंस्ट्रुअल फ्लो रिलीज हो रहा है, यानी पहले दिन पे पीरियड्स का क्या होना था, उसका मेंस्ट्रुअल फ्लो रिलीज हो रहा था। तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, सबसे पहली बात कि आपको ये पता होना चाहिए उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है। रेस्पॉन्सिबल है अगर कोई तो वो है हमारे ये महानुभाव, लो FSH एंड LH, एंड सबसे बड़ा रीजन है लो प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। यही महानुभाव हैं जिनकी कमी हुई तो अब क्या हुआ, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया। इनकी कमी होते ही क्या होने लग गया, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया। तो अगर आप किसी भी तरह से इसकी कमी ना होने दे,
यानी अगर आप किसी भी तरह से LH या FSH और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की कमी ना होने दे, आप बाहर से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का टैबलेट आता है मिक्स, अगर आपने बाहर से इंजेस्ट कर लिया है टैबलेट दैट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एज वेल एज LH एंड FSH, LH एंड FSH हो भी ना हो लेकिन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन भी अगर आपने बाहर से इंजेस्ट कर लिया है तो क्या हो जाएगा, अब वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लड फ्लो होना वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ब्लड फ्लो होने के लिए सबसे मस्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की कमी होनी चाहिए। लेकिन आपने टैबलेट के थ्रू ले लिया है तो अब क्या होगा, कोई मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होगा क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हुआ ही नहीं क्योंकि आपने बाहर से ले लिया था। अब मैं इसी को समझा रहा हूँ कि मैं क्या होता है एक्चुअल में, मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या होता है। आपके बॉडी में सेक्स हार्मोन की कमी हुई यानी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एज वेल एज LH एंड FSH की कमी होती है तो क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन इज रिलीज। क्या रिलीज होता है, एक एंजाइम है जो कि क्या नाम है इसका, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन है जो रिलीज हुआ, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है जो क्या करवाता है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमीट्रियम। यूटेरस की 3 लेयर थी, इंडोमीट्रियम, मायोमीट्रियम और पेरीमीट्रियम। मायोमीट्रियम जो मसल्स की बनी हुई थी उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता, बहुत हाई कॉन्ट्रैक्शन होता है। जिस हाई कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मायोमीट्रियम में, टूट रही है, झड़ रही है कौन सी लेयर, उसके अंदर वाली लेयर जिसका क्या नाम था, लीड्स टू डीजेनरेशन ऑफ इंडोमीट्रियम। कौन टूट जा रहा है, इंडोमीट्रियम टूट जा रहा है। अब वही टूटा हुआ इंडोमीट्रियम रिलीज आउट हो जा रहा है थ्रू वजाइना, जिसको कि हमने क्या बोला है, मेंसेस फ्लो। ब्लीडिंग का टाइप क्यों ऐसा हुआ, उसका रीजन सब लिखा दिया। फटाफट आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, मैं 1 सेकंड में आया बस। सब लोग लाइक्स कर देंगे जितने लोग हैं। सबने नोट डाउन कर लिया बच्चों? चलिए हाँ चलिए अब हम अपनी इसको रब कर दे रहे हैं, नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। पहला फेज ब्लीडिंग फेज, इसमें किसी को कोई भी डाउट, किसी भी टाइप का कोई डाउट, रीजन इसको कैसे रोका जा सकता है, सब चीज समझा दिया गया है। अब किसी को कोई डाउट इससे रिलेटेड? चलिए अब हम लोग हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट फेज। नेक्स्ट फेज डालिए, नेक्स्ट फेज, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर फेज डालिए, हेडिंग में डालेंगे दूसरा फेज को क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज, PRO प्रोलिफरेटिव फेज। कौन सा फेज, प्रोलिफरेटिव फेज। देखो मैं राइटिंग में कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा बच्चों? ठीक है। देखो प्रोलिफरेटिव फेज का, प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है, वर्ड किस चीज से मिलके बना हुआ, प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है टू ग्रो, फल फूल जाना, इसी को क्या कहते हैं, प्रोलिफरेशन। क्या कहते हैं, फल फूल जाने को क्या बोला जाता है, प्रोलिफरेशन। ये अगर मैंने अब तक ये मान के चला हुआ था, ब्लीडिंग का फेज कब से कब तक था, 1 से लेकर के 5वें डेट तक क्या था, ब्लीडिंग का फेज। अब इसीलिए मैं इसको मान के चल रहा हूं, अगर देखो क्योंकि एनसीईआरटी के डाटा के हिसाब से हम काम कर रहे हैं और ऐसा ही नॉर्मल में भी जनरली होता है, 1 से 5 दिन तक क्या होता है, ब्लीडिंग फेज होता है। नेक्स्ट इसको आप लिखेंगे 6th डे से लेकर के, 6th डे से लेकर के कब तक होगा, 13वें दिन तक, 6th डे से लेकर के 13th डे तक। कौन से दिन तक, 6वें दिन से लेकर के 13वें दिन तक होगा।
प्रोलिफरेटिव फेज को कब से कब आप डिफाइन करेंगे कि छठे दिन में स्टार्ट हुआ है और 13वें दिन तक ये चलता है। क्लियर? ये वाला डेज अभी मैं आपसे इसीलिए पूछूंगा, मेरा जो नेक्स्ट सवाल होगा ये आपको डेज में काउंट करके कुछ बताना है, कौन सा फेज कुछ डेज में बताऊंगा कि ऐसे है तो कौन से दिन तक में आप कंक्लूड करेंगे, वैसा है तो कौन से दिन तक में आप कंक्लूड करेंगे। एक सेकंड, थोड़ा सा पीपीटी डाउन कर रहा हूं, एक सेकंड के लिए आप लोग होल्ड कीजिएगा, कहीं जाइएगा मत। हाँ बच्चों, चलिए, प्रोलिफरेटिव फेज कौन सा फेज है हमारा? सेकंड वाला। देखो, डे नंबर ऑफ डेज या कौन से दिन पे क्या हो रहा है उसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, वो नहीं समझेंगे तो दिक्कत करेगा क्वेश्चन करने में। प्रोलिफरेटिव फेज अगर मैंने माना, क्योंकि एनसीईआरटी भी मानती है 1 से 5 दिन तक क्या था, ब्लीडिंग फेज था, तो छठवें से लेकर के 13वें दिन तक क्या होगा, प्रोलिफरेटिव फेज होगा। इस फेज को प्रोलिफरेटिव फेज क्यों कहते हैं? ड्यूरिंग दिस फेज, कल हम लोगों ने पढ़ा था, इसी फेज में क्या हो रहा था, ड्यूरिंग दिस फेज प्राइमोर्डियल एग फॉलिकल्स किसमें कन्वर्ट हो जा रहा था? इसी में कन्वर्ट हो जा रहा था, मैच्योर फॉलिकल्स तक में जाकर के कन्वर्ट हो जाता, यानी कि छोटे से लेकर के क्या हो रहा था, बड़े तक। यानी ये कह सकते हैं हम कि फल फूल रहा था हमारा एग क्या हो रहा था, फल फूल रहा था ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। ठीक है, कोई डाउट? चलो, इसको मैं एक अच्छा, कोई डाउट किसी को? मैं फिर से पूछ रहा हूं, प्रोलिफरेटिव फेज का ये बात समझने में, छठवें दिन से 13वें दिन तक प्रोलिफरेटिव फेज होगा। इस फेज में क्या हो रहा है कि ड्यूरिंग दिस फेज प्राइमोर्डियल एग फॉलिकल्स कन्वर्टेड इनटू मैच्योर एग फॉलिकल्स, या फिर कह सकते हैं कि क्या डेवलप हो रहा है, ग्रोइंग ऑफ एग फॉलिकल्स। क्या हो रहा था, एग फॉलिकल्स बहुत तेजी से ग्रो कर रहे थे। कोई डाउट? अभी मैं सवाल करने जा रहा हूं, सवाल करवाऊंगा, फिर मैं अभी पूछ रहा हूं, देखो। ठीक है, मिटाऊं इसको, अभी और कुछ पॉइंट ऐड करना है इसमें। इस फेज में क्या हो रहा था, देखो, ड्यूरिंग दिस फेज, नेक्स्ट पॉइंट, हार्मोनल चेंजेस में क्या हो रहा था, LH एंड FSH में क्या होगा, उसके बाद एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन में क्या होगा। चलो, मैं आपको एक डायग्राम ये वाला दिखा रहा हूं, इस डायग्राम को देखिए आप लोग। चलिए देखो, ये वाला चलो इसको आप देख पा रहे हैं। देखिए यहां पे हमारा 1 से लेकर के 5वें दिन तक, कौन सा दिन है, 1st से 5th डे तक। देखो यहां से लेकर के यहां तक, 1st से लेकर के 5th डे तक, इस डाटा को यहां पे देखो आप। इस डाटा में आप क्या देखेंगे, LH भी लो है, FSH भी लो है, एस्ट्रोजन भी लो है और प्रोजेस्टेरोन भी लो है। कोई डाउट? नेक्स्ट फेज की बात करी जाए तो हम लोगों को ये देखो, ये वाला हम लोग फॉलिक्यूलर फेज है, यहां तक 14वें दिन तक। कौन सा डे है ये, 14th डे है। कौन सा डे है, 14th डे। आप क्या देखेंगे कि धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है। आप कंपेयर करेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, ज्यादा किसका लेवल बढ़ रहा है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है। और
LH का भी बढ़ा, FSH का भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये वाला जो लाइन, बीच वाला लाइन दिया हुआ है, एग्जैक्ट बीच वाला, ये कौन सा डे है? 14th डे है। कौन सा डे है? 14th डे है। तो अब हमारा जो सवाल था, चलिए ये वाले सवाल में अब बताएं, LH एंड FSH इंक्रीजिंग, क्या हो रहा था? इंक्रीज कर रहा था। प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन भी क्या हो रहा था? कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा था। क्या हो रहा था? इंक्रीजिंग। कोई डाउट? किधर हो तुम लोग? आओ इधर। कोई डाउट? हो गया? देखो, यही बढ़ता हुआ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, स्पेशली एस्ट्रोजन क्या करता है? इंक्रीजिंग एस्ट्रोजन प्रमोट्स, किस चीज को प्रमोट करेगा? एस्ट्रोजन प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ एंडोथेलियम। एंडोथेलियम की जो लाइनिंग थी, इसकी डेवलपमेंट में कौन मदद करेगा? देखो, दो चीज हो रहा है इस ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज में। क्या हो रहा है? दो चीज हो रहा है। पहला चीज क्या हो रहा है कि एक तो ये हार्मोन्स का नंबर, क्वांटिटी इंक्रीज करता जा रहा है। दूसरा, ये बढ़ता हुआ एस्ट्रोजन किसको प्रमोट कर रहा है? एंडोथेलियम के डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहा है। और ये जो फॉलिकल्स थी किसके तरफ बढ़ती चली जा रही है? ग्रोइंग फॉलिकल्स कैसी होती जा रही है? बढ़ती चली जा रही है। फॉलिकल्स कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हैं। चलिए, हो गया? यहां तक समझ में आ गया? अब देखो, तीसरा फेज जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, डे ऑफ ओव्यूलेशन। कौन सा फेज है? ओव्यूलेशन। तीसरा फेज हमारा क्या है? ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज। चलो इसको देखेंगे। इसको क्या बोला जाता है? डे ऑफ ओव्यूलेशन। क्या बोला जाता है? डे ऑफ ओव्यूलेशन। हमने क्या पता था अब तक? फॉलिकुलर फेज हमारा कहां से कहां तक था? फॉलिकुलर फेज हमारा 6th डे से लेकर के, फॉलिकुलर कब से कब तक था? 6th से लेकर के 13वें दिन तक। तो देखो, ये इंपॉर्टेंट है। तो ओव्यूलेटरी फेज कितने का होगा? कौन से दिन पे? 14th डे पे। कब होगा? 14th डे पे ओव्यूलेशन होगा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? डे ऑफ ओव्यूलेशन या ओव्यूलेटरी फेज। क्या बोला जाता है? डे ऑफ ओव्यूलेशन या ओव्यूलेटरी फेज। इस फेज में क्या होता है बताओ? सब कल हम लोग, कल भी बताए थे हम तुम लोगों को कि जब ये इस फेज में जैसे ही पहुंच जाते हैं एग्स, उसमें से क्या होता है? मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाता है? डीजेनरेट्स होकर के एक बाहर की तरफ क्या निकल जाती है? सेकेंडरी oocyte, जो कि मूव किधर की तरफ करने लग जाती है? फैलोपियन ट्यूब के तरफ। इस दिन में इसके लिए इंपॉर्टेंट कौन है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या लिखेंगे? LH सर्ज। क्या लिखेंगे? LH सर्ज। सर्ज का मतलब होता है अचानक से बहुत बढ़ जाना, अचानक से बहुत बढ़ना। सर्ज का मतलब होता है इंक्रीज सडनली, अचानक से बहुत बढ़ जाना। LH सर्ज लीड्स टू ओव्यूलेशन। ये आपको सवाल प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में देखने को मिल जाएंगे। देखो, LH सर्ज, LH सर्ज क्या हो जाएगा? इंक्रीज। LH सर्ज इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर डे ऑफ ओव्यूलेशन। देखो, ये ऊपर वाला FSH है, नीचे वाला LH। देखो, नीचे था, नीचे था, अचानक से कितना बढ़ता गया। और शुरू में देखो FSH हाई था, FSH हाई था, और LH के कंपैरिजन में FSH इसमें कैसा है? 14th डे पे। देखो, ये 14th डे पे है, क्या है? LH के कंपैरिजन में FSH कितना क्या है? कम है। लेकिन ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के टाइम पे देखो, सॉरी, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल
ब्लीडिंग। इसमें क्या हो रहा है, देखो FSH ज्यादा है एज कंपेयर टू LH, लेकिन जैसे ही ये ओव्यूलेशन की बात करते हैं LH सर्ज हो जा रहा है, मतलब अचानक से LH FSH को पीछे छोड़ते हुए कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर जाता है, जिसके वजह से क्या हो जा रहा है, यहाँ पे ओव्यूलेशन हो जा रहा है। ओव्यूलेशन के लिए और आप क्या देखेंगे, क्या प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई हुआ था ओव्यूलेशन पे, तो इस चीज को यहाँ पे देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये गलती होता है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई नहीं होता है, हाई किसका हुआ है, एस्ट्रोजन का लेवल। किसका लेवल हाई हुआ है, एस्ट्रोजन का। प्रोजेस्टेरोन के लेवल में कोई चेंजेस नहीं आए थे, देखो वो कांस्टेंट ही था 14th तक, 15th 16th के बाद ये बढ़ना स्टार्ट हो रहा है। चलिए, तो इसमें क्या लिखेंगे, LH सर्ज लीड्स टू ओवुलेशन, यानी एज कंपेयर टू LH इंक्रीजेज टू मच। देखो ये तो आपका है ही सवाल में आने वाला, ये वाला पॉइंट याद रखने वाला इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या आप लिखेंगे, इसमें हम लिख रहे हैं एज एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीजेज, एज एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीजेज, एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, बट लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन रिमेन्स कांस्टेंट। लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन कैसा होता है, रिमेन्स कांस्टेंट। प्रोजेस्टेरोन का लेवल कैसा होता है, रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ये वाला सवाल आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में असर्शन रीजन में देखने को मिलेगा, असर्शन रीजन में, कि ड्यूरिंग ओव्यूलेशन एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन दोनों का लेवल इंक्रीज होता है, लेकिन नहीं, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ड्यूरिंग ओव्यूलेशन एस्ट्रोजन तो बढ़ता है लेकिन प्रोजेस्टेरोन का लेवल कांस्टेंट होता है। ये पॉइंट ऑफ मिस्टेक्स हो सकते हैं आपसे, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। सबसे ज्यादा सवाल ये आता है कि कौन सा एग्जैक्ट या इमीडिएट रीजन ऑफ ओव्यूलेशन, क्या बोलेंगे, इमीडिएट रीजन ऑफ ओव्यूलेशन क्या है, LH सर्ज। LH का अचानक से बढ़ जाना इज द इमीडिएट रीजन ऑफ ओव्यूलेशन। ड्यूरिंग ओव्यूलेशन और क्या हो रहा है, ये लिख लिए हो, थम्स अप करें जितने लोग लिख लिए हैं इसको, या फिर स्क्रीनशॉट ले ले, जैसा भी आपको प्रेफरेंस आपकी पसंद हो। थम्स अप करें सब लोग। क्या ऋचिक समझ में आया ना सब, मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर के अब तक जितना डाउट था, आपको डाउट नहीं है ना। हरजित है सर एक डाउट, बताओ डाउट बताओ यार, क्या दिक्कत है अभी बताओ। तो इतने देर से इसलिए तो पूछते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक बताया करो यार। अभी ओव्यूलेटरी फेज तक हमने करा दिया है, उसके बाद अभी एक फेज और है ल्यूटियल फेज। उससे पहले कोई भी किसी को डाउट है तो बताओ। हाँ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। चलो बाकी लोग सो गए हैं लगता है अभी। चलो ऋचिक तुम पूछो, मैं तब तक इसमें और एक आध दो पॉइंट ऐड करा दूं। चलो नेक्स्ट, उसके बाद क्या हो रहा है, ड्यूरिंग ओव्यूलेटरी फेज, ड्यूरिंग दिस टाइम, इसी टाइम पे क्या हो रहा है, देखो इस डायग्राम को आप देखेंगे तो क्या पाएंगे, इसी फेज में देखिए, इसी डायग्राम में इसी टाइम पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन लिखा हुआ है। ओव्यूलेशन का मतलब समझ, ये जो एग्जैक्ट लाइनिंग है बीच वाली, इसको हम क्या कह रहे हैं, ओव्यूलेशन कह रहे हैं। अगर किसी कपल को चाइल्ड लेना है तो वो कॉपुलेशन कौन, अबे सवाल कराएंगे ये यार, क्यों घबरा रहे हो, पता है ऐसे सवाल, इस सवाल का सबको वेट होता है भाई, सब्र करो अभी वो सवाल कराएंगे। देखो इस फेज में ओव्यूलेशन हो रहा है, किस फेज में ओव्यूलेशन हो रहा है, इस फेज में। डे कौन सा था, 14th डे था, नॉर्मल पीरियड साइकिल का डे कौन सा था, 14th डे। आप इसमें क्या देख रहे हैं, ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स थी ये टूट जा रही है, कल भी बताए थे हम, ग्राफियन फॉलिकल्स टूट जा रही है, ये सेकेंडरी oocyte यानी सेकेंडरी oocyte के बाद ये एग बन जा रही है, और ये मूवमेंट कहाँ की तरफ करेगी, ये मूव टुवर्ड्स फैलोपियन ट्यूब,
कहाँ की तरफ मूव करेगी ये? फेलोपियन ट्यूब को। एक और इवेंट जो कि ओव्यूलेशन वाले डे पे हो रहा है, क्या है, समझ में आ गया? चलिए आइए इसको लिखवा दे। ड्यूरिंग दिस फेज ग्राफियन फॉलिकल gets degenerated and movement of egg या ओवम occurs किधर की तरफ? occurs towards फेलोपियन ट्यूब। अब जब फेलोपियन ट्यूब की तरफ एग बहुत तेजी से मूव कर रहा है तो क्या देखने को मिलता है? फेलोपियन ट्यूब्स इंक्रीजेज इट्स सीलियरी मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट जो होती है फेलोपियन ट्यूब में, सीलिया के थ्रू जो ऐसे ऐसे करके एग को एब्जॉर्ब किया जाता है, वो वाले मूवमेंट को और इंक्रीज कर दिया जाता है ताकि वो एग को आसानी से उठाए और एम्पुला तक ले जाए। फेलोपियन ट्यूब इंक्रीजेज इट्स सीलियरी मूवमेंट टू कैप्चर एग्स, टू कैप्चर एग को भी कैप्चर करे और दूसरा काम क्या करे? टू कैप्चर एग एंड सपोर्ट्स। किसको सपोर्ट करेगा? स्पर्म को भी सपोर्ट करेगा। किस चीज के लिए? मोटिलिटी के लिए। सपोर्ट स्पर्म फॉर इट्स मोटिलिटी। यहां तक के क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, किसी को कोई डाउट? क्लास के पॉइंट से अब तक जितना समझा दिया गया है इसमें कोई डाउट? चलिए लिख लिया है सब लोग? ग्राफियन फॉलिकल डिजेनरेट्स होता है या रप्चर हो जाता है? रप्चर ही होता है। रप्चर लिख लो यहाँ पे। रप्चर बोलो या डिजेनरेट बोलो। डिजेनरेट मतलब पूरी तरह से खत्म हो जाना, रप्चर का मतलब टूट जाता है, रप्चर्स। और कोई डाउट शुभम? अब तक का यहां तक में कोई डाउट? ओव्यूलेशन फेज में देखो फिर से रिपीट कर रहे हैं, पहले फेज में हमारा क्या हुआ था? ब्लीडिंग हुआ था। ब्लीडिंग फेज में क्या रिस्पॉन्सिबल था? प्रोस्टाग्लैंडिन जानबूझ करके मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन करा रहा था, जिसके वजह से क्या हो रहा था कि इंडोमेट्रियम की लाइनिंग टूट रही थी और मेंसेस फ्लो के थ्रू ब्लड बाहर आ जा रहा था। उसका रीजन क्या था? लो LHS। अर्पित जायसवाल जी अभी एक दो सवाल कराएंगे, आप लोग अभी रुके रखिएगा, कहीं भागिएगा मत। अभी जस्ट एक दो अच्छे सवाल करवाएंगे न्यूमेरिकल्स, तो फिर मैं देख लूंगा कि जो पढ़ाया गया किसी को कोई डाउट है या नहीं है। ठीक है, चलिए ओव्यूलेशन फेज खत्म हो गया। अब हमारा नेक्स्ट फेज देखो क्या हो गया? ग्राफियन फॉलिकल्स भी टूट गई है, एक का मूवमेंट फेलोपियन ट्यूब की तरफ चला गया। फेलोपियन ट्यूब ने भी अपना सीलियरी मूवमेंट को इंक्रीज कर दिया ताकि स्पर्म आने वाले स्पर्म को भी मदद मिले उसके स्विमिंग में और एग को आसानी से कैच कर सके। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए हम लोग। ओव्यूलेटरी फेज के बाद हमारा नेक्स्ट फेज है ल्यूटियल फेज। कौन सा फेज? ल्यूटियल। LUTEUAL, ल्यूटियल फेज। चौथा फेज हमारा ल्यूटियल फेज। इसमें से जो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, ये क्या होता है? फिक्स होता है। नंबर ऑफ डे कुछ भी किसी का चेंज हो जाए, इट इज फिक्स्ड। इट इज फिक्स्ड इन नेचर। ये इनका नेचर हमेशा फिक्स होता है। कितने दिनों के लिए फिक्स होता है? ये कितने दिन का होगा? इट इज ऑफ 14 डेज। ये तो 14 दिन का ही होना है। इसीलिए आप ये कंक्लूड कर पाएंगे कि किसी का भी मेंस्ट्रुएशन कितने दिन का भी क्यों ना हो। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 28 दिन का, सपोज किसी का मेंस्ट्रुएशन 32 दिन का है, तो एक बात तो फिक्स है, उसमें 14 दिन का क्या होगा? ये ल्यूटियल फेज होगा। तो यानी बाकी के लिए कितने दिन बच गए उसके पास? बाकी कार्य के लिए 18 दिन बच जाएंगे। लेकिन ये वाला ड्यूरेशन कितने दिन का होगा? फिक्स होगा। अगर 28 दिन का है तो 14 दिन इसमें से खत्म हो गया, ये तो 14 दिन का होगा, तो बाकी के 14 दिन रह जाएंगे उन 3 फेज के लिए।
ठीक है, 30 दिन का है तो 14 दिन किस में गया, ल्यूटियल फेज में, बाकी के 16 दिन में बाकी उधर 3 फेज चलेंगे। ठीक है, चलो ये फिक्स हो गया। इनका अदर नेम, इसको और क्या क्या नाम से जाना जाता है, देखो अदर नेम इसको और क्या कह सकते हैं, पोस्ट ओव्यूलेटरी, क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद हो रहा है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। क्या बोलते हैं इसको, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। क्या बोलते हैं इसको, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद हो रहा है इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। या इसी का एक और नाम होता है सिक्रीटरी फेज, सिक्रीटरी फेज। देखो किसी का भी ड्यूरेशन कितने भी दिन का क्यों ना हो, इसका ड्यूरेशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इसी पे न्यूमेरिकल बनते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं। 14 दिन का ये ड्यूरेशन तो फिक्स है, और कुछ भी चेंज हो जाए चाहे ना हो, ये वाला ड्यूरेशन तो चेंज नहीं होने वाला, ये तो फिक्स है ल्यूटियल फेज वाला। क्लियर। आइए एक बार इस डायग्राम को थोड़ा सा नजर डालें वापस से। देखो अब आप इस चीज में क्या देख रहे हैं, LHFSH को जितना बढ़ना था इससे पहले बढ़ गया, और ये दूसरा ये वाला लाइन यहाँ पे देखो इंडिकेट कर रहा है, इसके बाद फिर से ये ब्लड फ्लो होना है, तो इसको नहीं कैलकुलेट करना। कहाँ तक कैलकुलेट करना, 28 दिन हम लोग यहाँ तक, यानी इस से और इसके बीच में ये गैप कितने दिन का हमारा, 14 डे का गैप है। कितने दिन का गैप है, 14 दिन का गैप है, 14 डे गैप है, ये 14 दिन का। क्या LH, देखो LH भी डिक्रीज करता चला जा रहा है, FSH भी डिक्रीज करता हुआ चला जा रहा है। स्टार्ट में देखो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज, फिर धीरे धीरे ये कौन बढ़ रहा है, FSH ऊपर की तरफ बढ़ेगा। और ये देखो यहां से जो निकली थी ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स कन्वर्ट हो गई कॉर्पस ल्यूटियम में। अब कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो गई, तो सपोज यहां पे स्पर्म आ गया, क्या आ गया है, स्पर्म आ गया है, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। स्पर्म आ गया तो फर्टिलाइजेशन होगा, ये ग्रो करेगा, और फिर ये किस में ग्रो कर जाएगा, किस में ग्रो कर जाएगा, एम्ब्रियो में। ठीक, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो, क्योंकि यहां पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहे हैं, तो हम लोग किसकी बात करेंगे यहां पे कि ये टूट जाना। देखो अब क्योंकि ये मुझे समझाना था ये वाली बात कि यहाँ पे सर हमने देखा कि हम एस्ट्रोजन का लेवल तो 14वें दिन पे बढ़ा, फिर घट गया, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है। कब बढ़ रहा है, ये 25 दिन के बाद, 24-25 दिन के बाद बढ़ रहा है। और यहाँ प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्यों बढ़ा, जब 14वें दिन पे नहीं बढ़ा था तो अभी क्यों बढ़ा प्रोजेस्टेरोन का लेवल, ये मुझे समझाना था। यहाँ पे अभी जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा है, इसका मेन रीजन क्या है कि अगर स्पर्म यहाँ पे आ जाए, अगर स्पर्म यहाँ पे आ जाए और फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो फर्टिलाइजेशन के बाद बेबी को ग्रोथ करने में एंडोमेट्रियम, उसकी जो लाइनिंग है उसको बचाए रखने में कौन मेनली मदद करेगा, प्रोजेस्टेरोन। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ, प्रोजेस्टेरोन का लेवल अचानक से बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, ताकि फर्टिलाइजेशन को प्रमोट कर सके। यहां तक में कोई डाउट, ये वाला देखो 15वें दिन से लेकर के, 15वें दिन से लेकर के ये 28वें दिन तक क्या हो जाएगा हमारा ये वाला फेज। चलिए आइए वापस से, अब देखो 14 दिन का ये फिक्स है, हम अभी ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं इसीलिए 28 दिन का, तो क्या मान के चलेंगे, 15th डे ऑफ साइकिल से लेकर के 28th डे क्या हो जाएगा ये, और यानी ल्यूटियल फेज में काउंट करेंगे इसको। ठीक है, देखो यहां पे जो, फिर से देखो ये हमारा मैच्योर फॉलिकल है, ये क्या आ गया था, ये हमारा कन्वर्ट हो गया कॉर्पस ल्यूटियम में। कल भी बताए थे किस में कन्वर्ट हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम। पहले कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप की तरफ बढ़ा और देखा कि कोई स्पर्म नहीं आया, तो ये क्या हो गया, रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम। एनसीईआरटी का डायग्राम है, यानी ये कॉर्पस ल्यूटियम वापस से टूटने लग गया। कॉर्पस ल्यूटियम किस में कन्वर्ट हो जा रहा था, कॉर्पस हिमोरेजिकम, कॉर्पस एल्बिकम में, और फिर वापस से ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू बाहर आ जा रहा था। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है यहाँ पे, डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम,
ये क्या सिक्रीट करता है, यहाँ पे देखो, यहाँ तक आप एक बात गौर करेंगे, एस्ट्रोजन का लेवल कम है, तो जैसे ही यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बढ़ रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम बढ़ने के साथ एक हार्मोन रिलीज करती है और एस्ट्रोजन, जिसकी वजह से ये कॉर्पस ल्यूटियम तो बढ़ता गया और साथ साथ में एस्ट्रोजन रिलीज करता गया, लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम अब डीजनरेट हो गया, उसके बावजूद एस्ट्रोजन का लेवल अब देखो धीरे से बाद में बढ़ा है। कोई डाउट? चलिए आइए, डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो रहा है, डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट, क्या सिक्रीट कर रहा है, एस्ट्रोजन, सिक्रीट्स एस्ट्रोजन। क्या सिक्रीट कर रहा है, डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करके दे दिया आपको, एस्ट्रोजन सिक्रीट करके दे दिया। क्लियर? ठीक है। और अगर आप लिखना चाहें तो और दूसरे हार्मोन के बारे में क्या लिखेंगे, FSH एंड LH कैसी थी हमारी, FSH एंड LH तो हमारी पहले से क्या थी, लो ही थी, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कैसा हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, प्रोजेस्टेरोन कैसा हो रहा था, कांस्टेंट से ले इंक्रीजिंग की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा था। तो ये 4 फेज में हमारा कंप्लीट हो गया आज का मेंस्ट्रुअल साइकिल। किसी को कोई भी किसी भी टाइप का डाउट हो तो बेझिझक पूछे, हम 5-10 मिनट और वेट करेंगे। उससे पहले मैं 1-2 सवाल करवा दूं फटाफट, 1-2 सवाल होमवर्क के लिए दे देंगे ताकि आप लोग अपना दिमाग चला के आएंगे। चलिए आइए एक बार इसको फट से लिख ले, मैं इसको होमवर्क के लिए तैयार करूं फिर आप लोग को। मिटा दूं? बच्चों आप लोग तैयार हो क्वेश्चंस के लिए? चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए गेट रेडी। अरे चलो ये वाला क्वेश्चन करो आप लोग, क्वेश्चन करो। दिख रहा है क्वेश्चन सबको? अर्पित बेटा क्वेश्चन करें। क्वेश्चन है, ए वुमेन प्रेजेंट्स टू हर फिजिशियन, एक वुमेन है जो कहाँ जा रही है, अपने फिजिशियन के पास जा रही है, उनसे बता रही है कि उनको क्या प्रॉब्लम है। कंप्लेनिंग डेट हर मेंस्ट्रुअल साइकिल आर इरेगुलर, उन्होंने फिजिशियन से कहा कि उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, इरेगुलर है, कोई रेगुलरिटीज नहीं है। सी रिपोर्ट्स डेट सी मेंस्ट्रुएट्स ईच मंथ, और उसने ये बात भी बोला हर मंथ तो साइकिल आ रहा है। बट सी कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हेन, लेकिन वो अंदाजा नहीं लगा पा रही है कि कब ऐसा हो रहा है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर रिपोर्टिंग द डेट्स ऑफ हर लास्ट 5 पीरियड, उनके 5 अंतिम पीरियड्स को देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, और फिजिशियन ने कंक्लूड किया कि उसका पीरियड नॉर्मल है, लेकिन उसका ड्यूरेशन ऑफ पीरियड नॉर्मल नहीं है। यानी कि ड्यूरेशन ऑफ पीरियड 28 दिन के बजाय कितने दिन का है, 35 दिन का है। तो अब उसने कहा कि अब वो चाहती है कि ये बता ले कि उनका ओव्यूलेशन क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ डे ऑफ ओव्यूलेशन, उनके डे ऑफ ओव्यूलेशन पे बताएं उनका कौन से दिन पे ओव्यूलेशन होगा। अगर 28 दिन का हो रहा था तो 14वें दिन पे ओव्यूलेशन हो रहा था, तो ये कह रहा है कि 35 दिन का उसका साइकिल है। तो उसका सब लोग जवाब दें, कौन से डे पे सी विल एक्सपेक्ट ओव्यूलेशन। अर्पित आप भी जवाब दें। देखो आपको सबसे पहले एक तो समझ लेना अच्छी बात है, उसके बाद ओव्यूलेशन का एक फॉर्मूला भी आप ध्यान रख लेंगे। ओव्यूलेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डे ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ डे ऑफ साइकिल में से आप सिंपली क्या घटा देंगे, 14 को घटा देंगे, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, कौन से दिन पे वो ओव्यूलेट करेगी,
डे ऑफ ओव्यूलेशन निकल के आ जाएगा। तो इसमें क्योंकि इसका साइकिल का ड्यूरेशन कितने दिन का था, 35 दिन का था, 14 दिन ये क्योंकि फिक्स होता है, मैंने पहले भी बताया था सेक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज क्या होता है, फिक्स होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, कुछ भी हो जाए वो कितने दिनों का होगा, वो तो हमेशा हर हाल में 14 दिन का होगा। तो 14 दिन आप उसको छाट दीजिए, तो 14 दिन से जस्ट पहले वाला जो दिन होगा वो क्या होगा, उसका डे ऑफ ओव्यूलेशन होगा। तो इस तरह से आप इसका आंसर क्या लगाएं, 35 माइनस 14 इज इक्वल टू 21, सब लोगों का सही जवाब। नेक्स्ट सवाल फटाफट। नेक्स्ट सवाल है, प्रोजेस्टेरोन रीचेस इट्स पीक, प्रोजेस्टेरोन का पीक कौन से दिन पे आता है आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रोजेस्टेरोन का पीक कौन से दिन पे आएगा। अभी जस्ट आप लोगों को डायग्राम, एनसीईआरटी के डायग्राम से ऐसे ही सवाल फ्रेम किए जा सकते हैं, तो आप लोग इसको सवाल में आंसर है, बोला क्या बोल रहे, 2, अच्छा शुभम 2, रुपेश 3, ऋचिक तुम कहां भाग गए। देखो एक बात सबसे पहले जान लेना है, प्रोजेस्टेरोन का पीक का बात किया गया। चलिए आपको मैं फिर से पहले डायग्राम दिखा दूं, तब आप देखो प्रोजेस्टेरोन का पीक आप देख पाएंगे किस फेज में आता है। प्रोजेस्टेरोन का पीक हर हाल में कुछ भी हो जाए वो कब आएगा, ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज में ही प्रोजेस्टेरोन का पीक आता है। और हमको पता है कि ल्यूटियल या सिक्रेटरी फेज क्या होता है, अंतिम 14 दिन के तो बाद आता है। तो इसीलिए अब आप जब सवाल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 14 दिन के बाद वाला जो भी दिन होगा उसमें एक ही कोई दिन होगा, आंसर क्या हो जाएगा 22, समझ गए, 22वें दिन पे उसका हाई होगा नंबर प्रोजेस्टेरोन का लेवल, सही है। नेक्स्ट सवाल, एट मीनोपॉज, ये सवाल बहुत बढ़िया है। आप सोचो मीनोपॉज यानी उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गई है, एट मीनोपॉज देयर इज राइज इन यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ, एक फीमेल है जिसको मीनोपॉज हो गया, अब कोई पीरियड्स उसके नहीं आते हैं, तो उसके यूरिन में किसका सिक्रीशन बढ़ जाएगा, वो भी आप एनसीईआरटी के डायग्राम से कर सकते हैं। आप डायग्राम देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि क्या बढ़ जाएगा। वैसे मीनोपॉज में क्या बढ़ जाएगा, देखो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे काट दो, मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलाटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन काट दो, एसटीएच को भी काट दो, ये खत्म। अब आपको सवाल इन्हीं दो में से जवाब देना है, एलएच या एफएसएच, बताओ एलएच या एफएसएच, एलएच या एफएसएच, जल्दी देखो। एल, फिर से मैं जवाब दे रहा हूं, आप लोग सोच नहीं पा रहे, एलएच का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। और एक विमेन है जिसका क्या आ गया है, मीनोपॉज आ गया है, मीनोपॉज आ गया है तो उसमें एलएच बढ़ेगा ही नहीं, क्या हो जाएगा, एलएच उसमें कभी नहीं बढ़ेगा क्योंकि उसको ओव्यूलेशन अब वो नहीं कर पाएगी, तो उसमें और एलएच वाला बात भी खत्म, क्या हो जाएगा, एफएसएच उसके यूरिन में बढ़ता हुआ आपको दिख जाएगा। एलएच नहीं बढ़ता है, एलएच तब तक ही बढ़ेगा ड्यूरिंग इट्स फर्टिलाइजेशन ईयर। नेक्स्ट सवाल, बहुत आसान सवाल, 27 दिन का अगर उसका साइकिल है तो डे ऑफ ओव्यूलेशन क्या होगा, सब लोग जवाब दें। कोई डाउट, इससे पहले वाला जवाब नहीं दिए थे तुम लोग। नेक्स्ट सवाल, अरे ये क्यों इसमें ऐड करती है, हाँ ये वाला सवाल आपको 2021 या 22 मुझे याद नहीं आ रहा, इन्हीं दोनों ईयर में से कोई एक साल का सवाल है, हाँ 21 का है मोस्ट प्रोबेबली, 2021 का सवाल है। आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट लीजिए, कल आऊँगा मैं फिर इसको डिस्कस करेंगे, आप एक बार पढ़ लीजिए। इनमें से कह रहा है कि सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, के लिए तो सही है बट डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर ऊजेनेसिस, ऊजेनेसिस के लिए ये ट्रू नहीं है।
एक बार और देख ले, और अगर सवाल है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर इसी को अभी कर देंगे। चलो इसी को करते हैं अभी, इसका जवाब दो एक एक करके। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स। क्या ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही है, oogenesis के लिए सही है, या दोनों के लिए सही है, या दोनों के लिए गलत है? किसके लिए सही है ये वाला पहला लाइन, ए वाला लाइन, ए वाला लाइन दोनों के लिए सही है। स्पर्मेटोजेनेसिस हो या oogenesis हो, यानी गैमेटोजेनेसिस होगा तो जो गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स की प्लॉइडी क्या होगी, हमेशा हैप्लॉइड ही होगी। गैमीट्स की प्लॉइडी कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी। तो यानी ये वाला तो दोनों के लिए सही है। क्वेश्चन में कह रहा ऐसे स्टेटमेंट बताइए जो किसी एक के लिए सही है। ऐसे ही सवाल आते हैं, देख लो 2022 का सवाल है ये, 22 या 21 दोनों में से किसी एक ईयर का है नीट का। तो ये वाला तो ए वाला नहीं होगा, यानी जिस भी ऑप्शन में ए है उसको आप काट दो, तो किसी भी ऑप्शन में ए है ही नहीं। अब आप देखिए बी, हर इन 3 ऑप्शन में बी है। चलो इसे देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ गैमीट अकर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। बताओ, मियोसिस के पूरा होने के बाद गैमीट्स का डिफरेंशिएशन होता है। ये सही है या गलत है शुभम? देखो ये बात पूरी तरह से मेल के लिए तो सही है, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस में सही है, क्योंकि मियोसिस होता है उसके बाद ही डिफरेंशिएशन होता है स्पर्मेटिड से, फिर जाकर के स्पर्मेटोजोआ। लेकिन oocytes में, oogonia में, उसमें oogenesis में क्या होता है, ये मेटाफेज में ही अरेस्ट हो जाते हैं। तो ये वाला लाइन एक के लिए तो सही है, दूसरे के लिए सही नहीं है, यानी इनमें बी होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन खत्म। क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से बी वाला लाइन है। नेक्स्ट लाइन है, मियोसिस अकर कंटिन्यूअसली इन अ माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन। मियोसिस अकर्स कंटिन्यूअसली इन अ माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन, मतलब ये कहना चाह रही है, कहाँ गए यार। चलो आप लोग ठीक है, टाइम हो गया बच्चों, आप लोग इस क्वेश्चन को देखते हुए आएंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे का फर्दर क्लास करते हैं, ठीक है। चलो हो गया, कोई डाउट? एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।